अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 7 साल से जो मरकज़ी हुकूमत है या मोदी हुकूमत है, वो किस तरह लोगों को अच्छे दिन का ख्वाब दिखाकर जब से आई है किसी न किसी तरीके से लोगों को परेशान करते चले जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए अब तक आवाम की जेब से निकाल लिए गए हैं, चाहे वो पेट्रोल की शक्ल में हो या बैंक से कैश विड्रॉल की शक्ल में हो। अगर गैस की कीमत देखेंगे तो गैस 410 रुपये जो गैस की कीमत थी वो आज 1000 रुपये के करीब है। पेट्रोल 70 रुपये के करीब था और अब 105 रुपये के करीब है। डीजल 57 रुपये था और अब 95 रुपये है। खैर बहरहाल ये सब है। उस टाइम पे क्रूड ऑयल की कीमत अगर देखेंगे तो $105 थी, जो अब घटकर $70 हो गई है। और गैस 880 रुपये मीट्रिक टन थी, जो अब $650 मीट्रिक टन हो गई है। यही नहीं, साहब ने कैश विड्रॉल पर भी एक ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पे लगा दिया है। आपको याद होगा कि जो 5 लाख करोड़ की बात है, वो 5 लाख करोड़ में पेट्रोल की कीमतों से जिस तरह आवाम को एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लूटा जा रहा है, ये तो सभी के बल्कि सभी के जेब को भी ये एहसास है कि किस तरह पेट्रोल के पीछे पैसे चले जा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल के पीछे 32 रुपये जाते हैं और 1 लीटर डीजल के पीछे 31 रुपये यहाँ से आवाम की तरफ से वसूल किए जा रहे हैं एक्साइज ड्यूटी की शक्ल में। आरबीआई से मोदी हुकूमत ने एक बड़ी रकम निकाल ली थी, जो मोदी हुकूमत की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कोविड के लिए छोटे सनतकारों को लोन की शक्ल हो या किसी और तरीके से, उससे आरबीआई से भी ये पैसे निकाल लिए गए हैं। एलआईसी जो कि आम हिंदुस्तानी, ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मुसलमानों को ये कहा गया है कि एलआईसी की पॉलिसी लेना हराम है, तो मुसलमानों की कम तादाद होती है, लेकिन आम जो हिंदुस्तानी है, मासूम हिंदुस्तानी जो अपने पैसे बचाता है, वो एलआईसी की शक्ल में पॉलिसी लेता है ताकि अपनी जान के बाद या अपने ख़ानदान के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सेविंग्स के तौर पे उनकी मदद हो सके। उसमें भी 5% एलआईसी में निजीकारी करने का हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। खैर बहरहाल पेट्रोल की बात आई थी, तो पेट्रोल की बात इसलिए आई थी कि अमेरिका ने इशारा दिया था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे रोक लगाने के लिए, नाकाम कोशिश है लेकिन रोक लगाने के लिए अमेरिका ने कहा कि वो अपने जो स्टोर्ड पेट्रोल होता है, जो रिज़र्व पेट्रोल होता है, उसमें से अमेरिका कुछ हज़ारों लीटर पेट्रोल आम मार्केट पे लाएगा। तो हिंदुस्तान ने भी अमेरिका की बात को या अमेरिका के इशारों को मानते हुए ये कहा कि आप जितना भी क्रूड ऑयल, अपना जो रिज़र्व ऑयल है, वो मार्केट में लाएंगे, उसका 10% हिंदुस्तान भी लाएगा। अमेरिका के इशारों पर अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान, जापान, साउथ कोरिया और बरतानिया ने भी ऑयल रिज़र्व से पेट्रोल डीजल मार्केट में लाने की एक बात कही है, ताकि ओपेक कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं मजबूर किया जाने की एक कोशिश है। जो मेरे जो मुताला है उससे मैं बोलूँगा कि ये भी नाकाम कोशिश है। अब किस तरह ये बात आएंगी, अभी जो फिल वक़्त बताया जाता है कि जो ऑयल की खपत है पूरी दुनिया भर में, वो 99 मिलियन बैरल्स हर दिन की ऑयल की खपत है और ये 100 मिलियन बैरल्स बहुत जल्द हो जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि 5 करोड़ बैरल मार्केट में अपने रिज़र्व से वो मार्केट में लाकर ओपेक कंट्री से पेट्रोल ख़रीदना कम कर देगा ताकि कीमतें कम हो सकती हैं। उसमें यह कहा गया हिंदुस्तान ने 5 मिलियन बैरल्स पेट्रोल मार्केट में लाने का तैयार किया है और हिंदुस्तान में जो रिज़र्व ऑयल के बैरल्स हैं वो तकरीबन 40 मिलियन बैरल्स हिंदुस्तान में अभी भी स्टोर्ड, कभी भी देखेंगे तो वो स्टोर्ड है। लेकिन ये सब चीज़ नाकाम होगी और पेट्रोल की कीमत कोई कम होने वाली नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, वो है कि इथेनॉल बेस्ड जो 20% इथेनॉल मिलाने की जो बात आ रही है, तो आगे चल के इथेनॉल के जो कंपनीज है उसमें बहुत बड़ी मांग हो जाएगी, या इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनीज जो आ जाएंगे उसमें एक नए मौके मिल सकते हैं, नई कंपनीज उभर के आ सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि हम भी कोशिश कर सकते हैं कि इथेनॉल बेस्ड क्या होता है इसकी रिसर्च करके अगर हम भी इसमें कदम रखते हैं तो हिंदुस्तान की
हिंदुस्तान की जो कानून बनाया गया है कि 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का कानून बनाया गया है, उसमें अगर हम आज अपना दाखिला लेते हैं, उमूमन होता ये है कि मुसलमान ख़ास तौर पे बिल्कुल जो कहते हैं कि फैग एंड ऑफ द कैरियर, बिल्कुल आखिरी मरहले पे मुसलमान दाखिला लेता है किसी भी चीज़ में। चाहे वो तेलंगाना के एहतजाज की भी अगर हम बात करेंगे तो मुसलमान पहले तो अपने आप को दूर रखा था, लेकिन जब मुसलमान शामिल हो गया तो तेलंगाना पक्का हो गया। तो इसी तरह अब एथेनॉल की जो बात है, तो एथेनॉल में हम अगर आज रिसर्च करके जाते हैं, शुरुआत से ही अगर हम मिल जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। एथेनॉल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक और चीज़ मोदी हुकूमत कर रही है, वो है कि क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदी लगाने की बात हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि $600 मिलियन के करीब हिंदुस्तानी लोग अपने पैसे या अपनी सरमायाकारी या अपनी सेविंग्स की बचत के जो पैसे हैं वो इस तरह क्रिप्टो करेंसी में लगाए हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी ये कोई नोट की शक्ल में नहीं है, ये एक डिजिटल करेंसी है। जिस तरह फ़ोन पे, गूगल पे और मुख्तलिफ़ ऐप्स आ गए हैं, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी ही करेंसी है जो उसके एवज़ आज बजाय रकमी लेन देन के डिजिटल करेंसी के तौर पे ये बिटकॉइन को आप देकर माल ख़रीदा जा रहा है। पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है। हिंदुस्तान में अभी हुकूमत कुछ सोची नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह रही है कि इस पर पाबंदी लगना चाहिए। पाबंदी तो नहीं लग सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन लाया गया था, यहाँ पर भी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म आ सकता है। क्रिप्टो करेंसी जो शुरू हुई थी, तो क्रिप्टो करेंसी की कीमत या बिटकॉइन की कीमत, ख़ास तौर पे क्रिप्टो करेंसी में सबसे मकबूल जो सबसे मशहूर है वो बिटकॉइन है। जब बिटकॉइन शुरू हुई थी तो बिटकॉइन की कीमत शायद $1000 या बल्कि और कम भी थी होंगी। जब हिंदुस्तान में आम बातचीत बिटकॉइन की होने लगी थी तो उस वक्त $1000 की कीमत के करीब बिटकॉइन की कीमत थी, जो आज, या मैं हिंदुस्तानी रुपयों में अगर बोलूँगा तो तकरीबन 70,000 रुपये बिटकॉइन की कीमत थी। आज वो बढ़कर 40 लाख हो गई है और एक तखमीना ये लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर 4 करोड़ के करीब पहुँच जाएगी। लेकिन बिटकॉइन की आप जिस तरह आपकी जेब में आपके पैसे महफूज रहते हैं, बिटकॉइन की हिफाजत को लेकर बहुत बड़े सवाल किए जा रहे हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग बिटकॉइन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये का अंदाज़ा ये कहा जा रहा है कि 2 साल में ये 40 लाख रुपए का बिटकॉइन जाके 5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा। तो ये एक बात है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी कोई वाज़े तौर पे ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन काफ़ी लोग जो गुजरात में, अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो बम्बई और गुजरात में ये बिटकॉइन का चलन आम हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर भी अगर देखेंगे तो लोग वहाँ पे बल्कि जो हिंदुस्तानी वहाँ पे रहते हैं वो लोग बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं, बल्कि उसमें अपने काफ़ी पैसे भी लगा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 3 साल या 4 साल पहले अमिताभ बच्चन भी इसी बिटकॉइन को लेकर ख़बरों में आए थे कि वो 40 लाख के बिटकॉइन ख़रीदे थे। उन्होंने अगरचे के बेच दिया है, लेकिन अमिताभ बच्चन भी ये बिटकॉइन ख़रीदे थे। तो खैर ऐसे और ऑप्शंस भी हैं, जैसा बिटकॉइन है, रिपल है, एरिथ्रियम है, और भी बहुत सारे नए चीज़ आ रही हैं। तो उसको लेकर ही ये एक बात आ रही है। तो बिटकॉइन जब 70,000 रुपये से लेके आज 40 लाख रुपए को पहुंच जाती है और तखमीना 4 करोड़ का लगाया जा रहा है, तो इसी तरह एथेनॉल की भी अगर हम ब्लेंडिंग से लेके या कोई भी अगर हम देखें तो उसमें हम भी अगर अभी दाखिला लेते हैं तो फिर हम बिटकॉइन के साथ साथ जैसे जिस तरह बिटकॉइन की तरक्की हुई उसी तरह हम भी तरक्की करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे दिन का वादा था, लेकिन अच्छे दिन अभी तो कोई कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेज़ी से बदल रहा है, चाहे वो यूपी इलेक्शन को लेकर हो या उसके बाद होने वाले आम इंतखाबात में। लेकिन पेट्रोल की कीमत हो या गैस सिलेंडर की कीमत हो, कहीं ना कहीं लेकर एक आवाम में जो बेचैनी महसूस की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, वो कहीं ना कहीं फिल वक्त की मौजूदा हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत को परेशान करने लगी है। इसीलिए किसानों के लिए जो मुतनाज़ा कानून बनाए गए थे वो भी वापस ले लिए गए हैं। अलबत्ता एक और चीज़ जो आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करेगी, 3 टुकड़े करेंगी और 3 चीफ मिनिस्टर देने का वादा करके फिर लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी।
खैर ये सब वक्त आगे चल के ही मालूम होगा कि किस तरह किस करवट हिंदुस्तान की सियासत जाएगी। लेकिन जो ग्राउंड से जो बात आ रही है या लोगों से वहाँ पे बात करने से जो पता चल रहा है कि लोगों में एक किस्म की नाराज़गी ज़रूर आ गई है, इसलिए कि ये हुकूमत जब से आई है सिर्फ वादे करते जा रही है, किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं और हिंदू मुस्लिम को एक मेजर चंक बना के या मेन मसला बना के वहाँ पे लोगों को उलझा दिया जा रहा है और अपनी सियासत खुद चमका रहे हैं, खुद के अच्छे दिन ला लिए हैं और हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं उनको परेशान करके छोड़े हैं। दूसरी एक आखिरी बात यह है कि तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट को दोबारा या तामीर नौ का काम शुरू हुआ था, उस वक्त 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि वो 2 मसाजिद को वहीं बनाएंगे, बल्कि एक मंदिर भी वहाँ बनेगी और गिरजाघर भी वहाँ पे बनेगी। तो मसाजिद की का तो वादा पूरा हो गया, लेकिन जो बड़ी औकाफ़ी जायदाद है हुसैन शाह वली की, उसके ताल्लुक़ से भी हुकूमत, बल्कि मैं ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वकला को इस मसले में गवर्नमेंट के तरफ से लगाया गया है, जिनकी खिदमत को यहाँ पे लिया इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, उससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की नीयत साफ़ नहीं है। लेकिन अपनी बात को ख़त्म करने से पहले ये बात बताते चलूँ कि फ़िल वक्त हिंदुस्तान बदलने की जो कैफियत है, तेलंगाना में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हालात तब्दील होने जा रहे हैं और 2 मसाजिद का संग बुनियाद रख देना और बाकी जो वक्फ आराजी का वादा था वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है। मगर आइंदा साल अगर देखेंगे तो आइंदा साल केसीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यादगिर गुट्टा या यादाद्री की जो मंदिर दोबारा तामीर की गई, जो बड़े पैमाने पर तामीर की गई, जिसके लिए सोना भी आवाम से और ख़ुद लीडरों से भी लिया जा रहा है वहाँ पे बनाने के लिए उस मंदिर को, तो उसमें जब वज़ीर आज़म यहाँ पे तेलंगाना का दौरा करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि केसीआर ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अगर राम मंदिर अयोध्या में बना सकते हैं तो हम भी यादाद्री में एक बड़ी मंदिर बनाए हैं और मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, ये बताने की शायद केसीआर की ऐसा लग रहा है कि एक कोशिश है, ताकि वो बीजेपी के ही मुकाबला करने के लिए वही सख्त गैर मौक़ूफ़ इख्तियार करने की कोशिश या हिकमत अमली समझ में आ रही है। लेकिन मैं ये बात कह दूंगा कि कांग्रेस ने भी एक कोशिश की थी कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाते हुए बीजेपी का मुकाबला करे, लेकिन बीजेपी हिंदू मामले में बीजेपी चैम्पियन थी और चैम्पियन अभी भी है। शिवसेना जब बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकी तो आपके पीछे तो बहुत सारा बैगेज है जो आपको हिंदू बनने से रोकेगा और सेक्युलर बन के ही अगर आप मुकाबला करते हैं, बल्कि जितना जारहाना अंदाज में केसीआर अगर बीजेपी का मुकाबला करेंगे तो ही लोग अपने तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी तेलंगाना में पनपना एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है लोग टीआरएस से कम केसीआर से ज़्यादा नाराज़ हैं। अगर लोग केसीआर से नाराज़ हैं तो वो किस वजह से हैं उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है तेलंगाना राष्ट्र समिति को, इसलिए कि ये दिमाग में आ गया है लोगों के कि तेलंगाना में हर एतबार से जिस तरह मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, यहाँ पे 12% रिजर्वेशन का वादा था, जो मुसलमानों के साथ साथ एसटी तबके के लिए भी 12% का वादा हुआ था। वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट बनाने का वादा था जो पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा भी मुसलमानों के साथ जो वादे हुए थे, बल्कि बजट भी, ये कहूँगा कि बजट में भी जो कमी आई या बजट को एट पार विद एससी और एसटी अगर नहीं करते हैं तो मुसलमान आपको छोड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं। हो सकता कि इसकी हिकमत अमली भी केसीआर के पास हो कि दूसरी तरफ जब जाएंगे तो यकीनन मुसलमानों के वास्ते एक ही पार्टी रह जाएगी, कांग्रेस। तो कांग्रेस को मुसलमान जाएंगे, लेकिन इतना परसेंटेज कांग्रेस की तरफ जाएगा, उसे भी अगर बांटने के लिए अगर देखेंगे तो केसीआर के पास शायद एक ऐसी हिकमत अमली है जो मजलिस केसीआर को छोड़कर इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में जाएगी, वहाँ पे मुसलमानों के वोट भी फिर बांटे जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें भी चौकन्ना होना पड़ेगा। खुद अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति ये चाहती है कि वो फिर से दोबारा इख्तियार पर आए तो उसे भी बजाय इसके कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नज़रियात पे चलने के, आप हार्ड सेक्युलर पार्टी बनकर अगर आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे
तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। खैर बहरहाल ये सब हैं। आइंदा 2 साल रह गए हैं इलेक्शन को। हो सकता है कि ये ख़यास आराएँ भी हो रही हैं कि आइंदा साल दिसंबर में या 13 महीने के बाद या 14 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं किस सिमत में यहाँ की सियासत जाती है, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है तेलंगाना के हद तक। खैर इसके लिए हमें अपने आप को चौकन्ना रखना पड़ेगा, हालात से वाकिफ़ होते हुए किस तरह हम हमारी हिकमत अमली तय करना है ये देखना बहुत ज़रूरी है। खैर इन चंद बातों के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।